हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी जो है वो ज़बरदस्त चल रही होगी, ठीक है। तो आज मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज के क्वेश्चंस में हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको शामिल किया है, ठीक है। और दोस्त, आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं उनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्योंकि हमें इन क्वेश्चंस को लगाने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो इनके सीधे सीधे आने की संभावना भी रहती है, और दूसरा हमें एक आइडिया लग जाता है कि आयोग के द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें, ठीक है। एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग स्किप ना करें, ठीक। और यदि वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमें हमारा सहयोग करें, ठीक है। जिस तरीके से अभी तक आप लोगों का ने प्यार दिया है आगे भी देते रहें, ठीक। वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट आईसी, कह रहा है ये कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, और चौथा डी है हमारा जर्मनी, ठीक। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो है इसकी स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, ठीक है। 1945 में एक हेग जगह है, ठीक है, हेग नामक स्थान है, ठीक है। ये हेग शहर है। हेग शहर कहाँ का है? ये हमारा नीदरलैंड का, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है नीदरलैंड में स्थित, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। चलिए अगला प्रश्न है। वीडियो को पूरा देखें, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। और अंत तक बने रहें, एक एक क्वेश्चंस को लगाएं, अच्छे से पढ़ें, ठीक। फिर है कि पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है, किस चीज़ में होता है, ठीक है। निषेचन जो होता है, ये कह रहे हैं निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो परिवर्तन किस चीज़ में होता है उसका। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बीज में, बी पुष्प केसर में, सी जायांग में, और डी फल में, ठीक है। तो निषेचन के बाद जो अंडाशय का परिवर्तन होता है दोस्त, वो होता है किस चीज़ में होता है? वो होता है हमारा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल में, ठीक है। निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डॉट डॉट वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है, ठीक है। तो जो हमारे घरों में हम लोग CFL वगैरह और जो ट्यूब लाइट हैं इनका उपयोग करते हैं, तो कह रहा है कि ये जब ख़राब हो जाती हैं या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो इनका जो निपटान हमें सुरक्षित जगह पर करना चाहिए, सुरक्षित रूप से करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनमें जो है जो वाष्प भरी होती है वो भरी होती है काहे की? ऑप्शन नंबर डी, पारे की, ठीक है। इनके अंदर पारे की वाष्प भरी होती है जो कि जहरीले स्वभाव की होती है, ठीक है। इस कारण इसको हमें कहीं सुरक्षित जगह पर इसका निपटान करना चाहिए या कहीं ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। संवहनी ऊतक, ठीक है। हालांकि संवहनी ऊतक यहाँ पर हमें जो दिए गए हैं वो फ्लोएम और जाइलम दोनों हैं, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम क्या है? दोनों ही कैसे हैं? संवहनी ऊतक हैं, ठीक। अच्छा, ये इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो फ्लोएम का जो काम होता है, ठीक है, फ्लोएम का जो काम होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में इसका काम होता है। और जबकि जो हमारा जाइलम है इसका काम होता है पौधे में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करना, ठीक है। पौधे में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रहा है, इन्होंने दे रखा है गेंदा,
बी ब्रेड मोल्ड, सी आलू और डी अदरक। ठीक, तो जो पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधा है इसमें वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रेड मोल्ड। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर बी ब्रेड मोल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, ठीक, पौधे या जानवर से कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर। ठीक है, ये पौधे या जानवर से नहीं है, ठीक है, उसके बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है, ठीक है, क्या है पहला पूर्ण सिंथेटिक जो फाइबर है वो क्या है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो कह रहा है कि 10 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 17 जनवरी और डी है 17 दिसंबर। ठीक, तो जो हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा कौन सा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस दोस्त मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना आप लोग, जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो है 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस है वो है 10 जनवरी को। ठीक है, ये जनवरी में मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है यहाँ पर भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। ठीक है, 17 जनवरी को भी मनाया जाता है, यह है राष्ट्रीय बाल आविष्कारक दिवस। ठीक, और 17 दिसंबर है ये पेंशनर दिवस है। ठीक है, पेंशनर दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि डॉट ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक, अधिग्रहित चरित्र की विरासत का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि जैन बैप्टिस्ट लैमार्क ने, बी है अगस्ट वाइजमैन ने और सी है हमारा ग्रेगर मेंडल ने और डी है चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, तो ये जो है चरित्र विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हमारे जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। ठीक है, लैमार्क ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था, इन्होंने कहा था अपने सिद्धांत में कहा था कि मानव शरीर के जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है, जिन अंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है वह विकसित होते रहते हैं। ठीक है, वह विकसित होते रहते हैं और जिन अंगों का प्रयोग कम होता है वह धीरे धीरे वह अंग क्या होते हैं, निशानी मात्र रह जाते हैं। जैसे हमारा अपेंडिक्स हुआ। ठीक है, अपेंडिक्स जो है पहले कहते हैं कि हमारी वो पूंछ होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका प्रयोग नहीं रहा है, तो इंसानों में भी क्या रहेगा, अब केवल अपेंडिक्स ही उसका रह गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ विलियन एस्पिरेंसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रिबूटिंग इंडिया ये पुस्तक है, कह रहे इसके लेखक कौन है, ए सत्यार्थ जोशी, बी नंदन नीलेकड़ी और सी है रतन टाटा, डी विशाल सिक्का। तो रिबूटिंग इंडिया जो पुस्तक है, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन बिलियन एस्पिरेशंस, तो उसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे नंदन नीलेकड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंदन नीलेकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डॉट के द्वारा की गई। कह रहा कि जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले आपके लिए मैं थोड़ा जीएसटी के संबंध में बता दूं। ठीक है, जो कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, तो जो जीएसटी के लिए संविधान में संशोधन हुआ था वो कौन सा था, वो 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी में। इसके बाद है एक और फैक्ट है इसका कि जीएसटी लागू कब हुआ था, तो ये जो लागू हुआ था जीएसटी वो था 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ठीक, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। चलिए अब इसकी जो सिफारिश की थी वो की थी ऑप्शन नंबर सी जीएसटी परिषद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी
जीएसटी परिषद के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, बने रहिए आप लोग, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें, बड़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे हम लोग, करेंगे ये सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन ... में स्थापित किया गया था। ठीक, कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि कोच्चि में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलुरु में, और डी जो है वो चेन्नई में। ठीक है, तो ये था सन 2001 का समय था। ठीक है, सन 2001 में भारत का जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन था वो बेंगलुरु में शुरू किया गया था। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। ठीक, बेंगलुरु जो है वो कहाँ की? कर्नाटका की राजधानी है। ठीक है, कर्नाटक स्टेट की राजधानी हमारी बेंगलुरु में, यहीं पर पहले साइबर पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, ये तो पिछला वाला है, इसको छोड़ दीजिए, 2018 का। फिर है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950 और डी 2 अक्टूबर 1950 को। ठीक है, तो पहले जो है हमारा उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। तो इसका जो नाम परिवर्तन किया था वो हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण हुआ। ठीक है, इसीलिए हम हर वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, 17वां प्रश्न है कि काला नमक है जो ये चावल की एक किस्म है। ठीक है, ये चावल की वैरायटी है, को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ... जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना लागू की गई है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, कब से? ये जनवरी 2018 से योजना शुरू की गई है कि जो हमारा यूपी के जो ज़िले हैं वो किसी एक उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर काला नमक जो चावल की किस्म है उसको किस ज़िले के रूप में, उत्पादक के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है बी सिद्धार्थनगर। ठीक है, बी सिद्धार्थनगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सूफी कवि हैं अमीर खुसरो, उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ठीक, और इनके लिए एक उपाधि भी थी। ठीक है, इनके लिए एक उपाधि प्राप्त थी, वो कौन सी थी? इनकी जो उपाधि प्राप्त थी अमीर खुसरो को, वो थी हमारी तूती ए हिंद। ठीक है, तूती ए हिंद की इनको उपाधि प्राप्त थी। चलिए नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन की बहू बेगम का मकबरा जो है वो उत्तर प्रदेश के ... में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि लखनऊ, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी और डी फैज़ाबाद। तो जो बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी फैज़ाबाद में। ठीक है, फैज़ाबाद में है, और जो इसका निर्माण कराया था वो कराया था शुजाउद्दौला ने। ठीक है, शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी, ठीक है, ये इनकी पत्नी का नाम है बहू बेगम, अपनी पत्नी की याद में, ठीक है, अपनी पत्नी की याद में मुग़ल शैली में, ठीक है, एक मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे कहाँ पर फैज़ाबाद में स्थापित उसने कराया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों के द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। ठीक है,
इनमें से कह रहे कि कौन सी वो शास्त्रीय गायिका हैं जिनको अप्पा जी के नाम से बुलाया जाता था। तो ये इनके इनके साथ और भी कई सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा गिरजा देवी, ठीक है। गिरजा देवी जो हैं ये थी हमारी, गिरजा देवी थी ये जो गिरजा देवी थी ये बनारस घराने से, हाँ ठीक है, बनारस घराने से संबंधित थी, ठीक, बनारस घराने से संबंधित थी। और इनको भारत के तीनों जो हैं वो क्या बोलते, तीनों सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तीनों जो सम्मान हैं उनसे सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से? पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण, ठीक है। इन तीनों पुरस्कारों से इनको पुरस्कृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ डॉट डॉट संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है। कह रहे कि ये किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं नागा, बी नाथ, सी कालमुख और डी माधव, ठीक है। जैसा कि हमें उनके नाम में ही दिख जाता है नाथ, ठीक, नाम में दिख जाता है नाथ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वो है नाथ संप्रदाय से संबंधित, ठीक है। और जो इनके संस्थापक थे नाथ संप्रदाय के वो मतेंद्र नाथ थे, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ। चलिए 22वां कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ए गोरखपुर, बी महाराजगंज, सी बलिया और डी बस्ती, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं, ठीक है। कितने? 7 ऐसे ज़िले हैं जिनकी जो सीमा है वो नेपाल के साथ टच करती है, ठीक है। तो वो ज़िले कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। पहला जो ज़िला है वो है, याद रखना है आपको, ये इनमें से आ जाता है श्रावस्ती। पहला ज़िला क्या है? श्रावस्ती। नंबर 2 दूसरा जो ज़िला है हमारा वो है बहराइच। क्या है? बहराइच, ठीक। तीसरा है बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। चौथा जो ज़िला है हमारा वो है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, ठीक है, शॉर्ट में ही लिख रहा है लखीमपुर खीरी। 5वां जो ज़िला है हमारा वो है पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक। 6ठा ज़िला है हमारा महाराजगंज, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है महाराजगंज, ठीक। और 7वां जो ज़िला है वो है हमारा सातवां ज़िला दिया है बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन वो है हमारा बी महाराजगंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा करेक्शन होना है, ये तो हमने बता ही दिया आपको। यहाँ पर राइट आंसर हमारा है बी, ठीक, बी जो है महाराजगंज, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के जो कितने 6 ज़िले हैं, तो आप हमने आपको भी 7 बताया था, तो 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, ठीक है, एक पीलीभीत है और बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है और महाराजगंज है, ठीक है। ये हैं हमारे 6। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सिख धर्म की जो स्थापना हुई थी वो की थी किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक। और इसके बाद हमारे जो खालसा पंथ की स्थापना है वो सिखों के कौन से 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हमारा डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने
खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, 1699 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, ये तो पिछला है, इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये। फिर है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से शुरू की थी, ठीक है। तो ये जो सिख गुरु थे हमारे, जिन्होंने सिख विवाह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी, वो है हमारे गुरु अमरदास। ऑप्शन नंबर बी, श्री गुरु अमरदास ने, ठीक है। किसने की थी? श्री गुरु अमरदास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां प्रश्न। 26वां है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? ये तो पुराना दिया है, ठीक है, तो इसको करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे जो बागवानी में उत्पादक है वो हमारा उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ये भी नहीं करना। ये देखते हैं 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, नहीं थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सही, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। 1975 में जो आपातकाल लगा था, ठीक है, उसमें उस समय जो कौन थी प्रधानमंत्री, वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। अच्छा, आपातकाल जो है वो हमारे संविधान के भाग 18 में, ठीक है, भाग 18 में आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है, 3 आपातकाल लगाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, सॉरी 3 आधारों पर लगाए जाते हैं, ठीक है, 3 आधारों पर लगाए जाते हैं। कौन कौन से आधार पर? एक तो मंत्रिमंडल की लिखित, मंत्रिमंडल है जो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, ठीक है। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करने का प्रावधान है, ठीक है। और भारत में जो अभी तक आपातकाल लगाया गया है वो 3 बार लगाया गया है, ठीक है। कितनी बार लगाया गया? 3 बार लगाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? आर्टिकल 19 की ये कुछ स्वतंत्रताओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, ठीक है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। तो उनका हमें यदि सीरियल वार आ जाए तो हमारे इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो वो सही हो सकते हैं, ठीक। तो हम आपको ये जो इसका सीरियल वाइज करने का तरीका है वो आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। पहला जो इसमें होता है पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए में कहा जाता है 19 का जो ए है, ठीक है, यहाँ पर वही राइट आंसर है। 19 का ए में है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, किसकी? भाषण की, ठीक। अच्छा, हम लोग जब भाषण करने लगेंगे, ठीक है, भाषण देना सीख जाएंगे, ठीक, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हमें जब भाषण देना आ जाएगा तो फिर बी में हमारा हो जाएगा, बी में हो जाएगा कि हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। यदि भाषण देना आ गया, ए में हमें भाषण देना आ गया, तो बी में हम क्या कर लेंगे? सम्मेलन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारा सम्मेलन हो गया तो हम सी में क्या कर सकते हैं? संगठन बना सकते हैं, ठीक। यदि सम्मेलन हमारा हो गया, लोग बाग इकट्ठे हो गए, तो हम चाहेंगे तो संगठन भी बना सकते हैं, संगठन या संघ बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें संगठन या संघ बनाने का क्या है? संघ बनाने की इसमें स्वतंत्रता है, सी वाले में, ठीक है। इसके बाद जो डी है, ठीक, इसके बाद हमने संघ बना लिया, तो संघ बना के हम कहीं काम करेंगे ना इधर उधर जाके, ठीक है, मतलब विचरण करेंगे, लोगों को इधर उधर से जोड़ेंगे, तो इसमें हम लोग क्या है, फिर विचरण करने की भी स्वतंत्रता है डी वाले में, कि हम लोग कहीं भी विचरण कर सकते हैं, ठीक है, बिना रोक टोक के। फिर इसका जो 5वां वाला है, ठीक है, 5वां इसमें ई कह लीजिए, ठीक है, ई कहेंगे तो जब हम लोग कहीं जाएंगे तो फिर वहाँ में रहना पड़ेगा, ठीक है, रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हम लोग कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में बस सकते हैं, ठीक है, बस सकते हैं या रह सकते हैं।
अच्छा, फिर जो इसका जो छठा भाग है, जब हम लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, ठीक है, जब हम लोग रहना शुरू कर देंगे तो हमें कुछ कमाने खाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना, तो खाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमें छठवां है इसका 19वें का, उसमें हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोग सीरियल से काफ़ी आसानी से हो जाएगा कि हम लोग भाषण देना सीख जाएंगे तो सम्मेलन कर लेंगे, सम्मेलन होगा तो हमारा संगठन बन जाएगा, ठीक है। संगठन बनेगा तो हम अपनी विचारधारा को इधर उधर फैलाने के लिए विचरण करेंगे, ठीक। अगर कहीं विचरण कर रहे हैं तो फिर हमें वहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बस भी सकते हैं कहीं भी देश में, और बस जाएंगे तो फिर हमें वहाँ कुछ खाने पीने के लिए काई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रोटी की, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, व्यापार आदि भी कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको इसके बारे में यदि इस ट्रिक से आप लोग करेंगे तो तुरंत जो आर्टिकल 19 है उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गलत है, गलत बताना है हमें, इनमें से कौन सा गलत है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ओके सही है। फिर है हमारा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है, ये भी सही है। डी है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है, 30 वर्ष की आयु का नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए 2 ही तो मुख्य शर्तें हैं, ठीक है। क्या है कि एक तो उसकी जो आयु है वो कितनी हो गई हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो और आयु 35 वर्ष पूर्ण कर ली हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी, ये इनमें से गलत है। नेक्स्ट 31वां है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डॉट डॉट की सलाह पर डॉट डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये कह रहा है कि किसकी सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, भारत के रेल मंत्री को, ठीक। तो भारत के जो रेल मंत्री हैं उनको राष्ट्रपति की सलाह से, ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह से राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति की सलाह से नहीं, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह से, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है। प्रधानमंत्री जब जो हमारा जीता हुआ जो दल होता है, ठीक है, जो जीता हुआ दल होता है या जिसको बहुमत प्राप्त होता है, तो उसमें से क्या राष्ट्रपति की सलाह पर हम लोग प्रधानमंत्री का नियुक्त करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। फिर मंत्री जो मंत्री वगैरह होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, एकदम सही, तो हमारा पहले ही हो जाता है यहाँ पर सही, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये थे जाकिर हुसैन, और इनकी जो मृत्यु है वो अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, ठीक। और भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये तो हो गए पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक। और वैसे जो पहले राष्ट्रपति हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या रहा जाकिर हुसैन का, ये 1967 से 1969 तक रहे, ठीक है, 1967 से 1969 तक। फिर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी है, कौन सी है जॉर्डन की, तो राजधानी है जॉर्डन की, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अम्मान जो है वो है जॉर्डन की राजधानी है, ठीक है, जॉर्डन की राजधानी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा बतानी है, तो मंगोलिया की मुद्रा जो है ऑप्शन ए कह रहे ल्यू, बी तोगरोग, सी क्यास और डी मैटिकल। तो जो मंगोलिया की मुद्रा है वो है हमारी राइट आंसर हो जाएगा बी
तोगरोक, ठीक है, क्या है राइट आंसर बी तोगरोक। चलिए नेक्स्ट है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तीसरा सबसे अधिक, पहले पे तो हम लोग ही आ गए, ठीक है, पहला है हमारा भारत आबादी में, दूसरा हो गया अपना चाइना, ठीक है, दूसरा चीन, और जो तीसरी सबसे अधिक आबादी है वो है किसकी? इंडोनेशिया की, ठीक, इंडोनेशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, 36वां है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसमें है? ऑप्शन ए कह रहे गुयाना, बी है ब्राज़ील, सी कोलंबिया और डी इक्वाडोर। तो जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो है ब्राज़ील में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत कौन सा कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत जो तीन तरफ से किससे घिरा हो? पानी से, ठीक है, ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, ठीक। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, वैसे तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी है लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की वो सबसे बड़ी नदी है वो है हमारी बी गोदावरी, ठीक है। कौन सी है? बी है गोदावरी। लंबाई है इसकी लगभग 1465 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 1465 किलोमीटर। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी और भारत की है गंगा। चलिए नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 सितंबर, बी 10 अक्टूबर, सी 10 नवंबर और डी 10 दिसंबर, ठीक है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस, ये जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई एग्जाम में पूछने को मिलता है, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। और ये जो है जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 10 दिसंबर को, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। ओके।